हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हम स्वागत करते हैं। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, परमाणु एवं अणु। इसमें हम आज देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसकी सबसे विशिष्ट संकल्पना थी परमाणु द्रव्यमान की, कि परमाणुओं का द्रव्यमान होता है और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर के परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए कि किस तरह इसको मापा जाए कि एक परमाणु का भार या द्रव्यमान कितना होता है। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत कठिन काम है, चूँकि बहुत छोटा होता है, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया और उसी के आधार पर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। और क्या क्या किया गया, कैसे सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के द्वारा निर्मित है। यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। कितना कितना? 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई को एक कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर मान लें कि एक कार्बन का जो परमाणु है उसी को हम मानक मान लें और उसी आधार पर हम यह माने कि इसका जितना गुना या जितना कम किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान होगा वही उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। तो कार्बन परमाणु को 1 यूनिट मान लिया जाए तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 1.33 यूनिट निर्दिष्ट करेंगे। अगर हम कार्बन के परमाणु को 1 यूनिट मान लें तो ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान उसका 4/3 गुना है, तो 1.33 यू होगा। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा लिखते थे, एटॉमिक मास यूनिट द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल जो है वह IUPAC सिर्फ यूनिफाइड द्रव्यमान शब्द का उपयोग करता है, यू का उपयोग करता है द्रव्यमान इकाई के लिए। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में भी विचार किया। जैसे कार्बन के बारे में बात की गई कि कार्बन की एक परमाणु के द्रव्यमान को एक इकाई मान लिया जाए, तो बाद में आकर के कुछ दूसरे तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों को भी इकाई मानने का प्रयास किया गया और उन्होंने उन परमाणु के द्रव्यमानों को इकाइयों के बारे में प्रयास किया जो कि जिनके बारे में वह शोधरत थे और वह प्रकृतिजन्य उपलब्ध थे। जैसे ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान, पहले यह माना गया कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको 16 भागों में बांट लीजिए, 1/16 भाग उसका वह इकाई माना जाए, यूनिफाइड मास माना जाए, उसे हम एक इकाई माने परमाणु द्रव्यमान की। उसी से परमाणुओं को तौलें कि कितना गुना उससे दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान हैं। ऑक्सीजन को इसलिए माना गया क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह बहुत सक्रिय तत्व है और अनेक तत्वों से अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करता रहता है और लगभग सभी तत्वों में विद्यमान होता है, इसलिए इसको माना गया कि इसको आधार माना जाए। इस दूसरा क्या कारण था? इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में भी प्राप्त होते हैं। तो दोनों हमारे लक्ष्य थे कि पहली चीज़ तो आसानी से तौला जा सके, दूसरी कि वह पूर्णांक में प्राप्त हो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन को इकाई मानने पर यह लगभग चीज़ें हमें पूर्ण होती मिली। फिर 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए एक नई इकाई कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसको मानक के रूप में माना गया, जिसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। सब मान लिए कार्बन 12 को
बाकी अपने अपने मत देते थे, लेकिन कार्बन 12 को सार्वभौमिक रूप से माना गया कि कार्बन 12 का जो परमाणु है, मान लीजिए 12 ग्राम का है, कार्बन 12 का परमाणु 12 ग्राम है उदाहरण के तौर पे, तो उसका 1/12वां भाग, मतलब 12 ग्राम का 1/12वां भाग 1 ग्राम को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया। मतलब कार्बन 12 के परमाणु का जो द्रव्यमान था उसके 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में माना गया और उसी के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त कीजिए। कैसे समझ सकते हैं आप इसको? जैसे चीज़ें अगर क्लियर ना हो रही हों तो कल्पना कीजिए कि जैसे एक फल विक्रेता है, वह बिना किसी बाट के जो है फल बेच रहा है और वह कहता है, एक तरबूज लेता है और कहता है कि इसका द्रव्यमान 12, इसका भार 12 किलो है, 12 इकाई है, और इस तरबूज के हम 12 टुकड़े कर देते हैं तो हम 1 इकाई प्राप्त कर लेंगे। और उसी के सापेक्ष जैसे जिसको 2 इकाई लेना है 2 टुकड़े के बराबर दे दिया, 3 इकाई लेना है 3 टुकड़े के भार के बराबर तौल के फल दे दिया, 4 इकाई लेना है तो 4 टुकड़े के बराबर तौल के दे दिया, तो उसको वह 1 इकाई मान लेता है और उसी को इकाई मान करके वह दूसरे फलों के द्रव्यमानों को तौल कर बेच लेता है। मान लेता है कि यह 1 किलोग्राम हो गया और इसका जितना गुना होगा कोई भी पदार्थ वह उतना किलोग्राम या उतना वजन का माना जाएगा। तो इस तरह हम परमाणु द्रव्यमान जो है वह कार्बन 12 के 12वें भाग से हम तौलते हैं, उसको मापते हैं कि उसका कितना गुना भारी है वह तत्व, और उसको हम सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए भी गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, जैसे हाइड्रोजन का 1, कहने का मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होने का मतलब है कि यह कार्बन 12 का जो परमाणु है उसके 12वें भाग के बराबर उसका द्रव्यमान है। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 की जो यूनिट है उसका 12 गुना है, नाइट्रोजन का 14 गुना है, ऑक्सीजन का 16 गुना है। तो एक इकाई को यू माना गया तो 16 यू हो गया, 14 यू, 23 यू, 24 यू, 32 यू, 35.5 यू और 40 यू। तो यह कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं और कैसे हम उनको मापते हैं वह हमने बता दिया कि कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम 1 इकाई मानते हैं, उसी से परमाणु द्रव्यमान को हम ज्ञात करते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, वह हमेशा अणु या आयन बनाते हैं। यह अणु या आयन और अधिक संख्या में जुड़ करके द्रव्य बनाते हैं और उन्हीं द्रव्यों को हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो परमाणु का आकार किस तरह होता है यह हम पढ़ चुके। परमाणु का द्रव्यमान कैसे मापते हैं, द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या होने के कारण हमें द्रव्यमान ज्ञात करने की भी रुचि जगी लोगों में। तो क्या होता है परमाणु का द्रव्यमान, कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट हो तो उसको आप वीडियो को बार बार देख करके या हमसे फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं। बाकी घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं।